Transformer. Transformer is a static machine. ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक मशीन है इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, इसीलिए इसको स्टैटिक मशीन कहते हैं। Which transfers the alternating electrical power from one circuit to another at same frequency. ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स एनर्जी इफ इनपुट एसी सप्लाई। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी ट्रांसफर तभी करेगा जब उसके इनपुट को एसी सप्लाई मिले। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा जब उसके इनपुट को डीसी सप्लाई मिले। ट्रांसफॉर्मर नॉट ट्रांसफर एनर्जी इफ इनपुट डीसी सप्लाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी सप्लाई पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज a static machine which transfers the alternating electrical power from one circuit to another at same frequency. Transformer transfer energy if input AC supply. ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर एनर्जी तभी करेगा जब इनपुट एसी सप्लाई होगा। ट्रांसफर एनर्जी नहीं करेगा अगर इनपुट डीसी सप्लाई होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क इन डीसी सप्लाई। Transformer not work in DC supply and work in AC supply. In AC supply, increases and decreases voltage current levels. AC supply में क्या होता है, जो करंट एंड वोल्टेज लेवल होता है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो करंट के वोल्टेज और करंट एंड वोल्टेज लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज एंड करंट डेवलप हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई में काम करता है। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि डीसी सप्लाई का वोल्टेज एंड करंट लेवल कांस्टेंट होता है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी कांस्टेंट जनरेट होगा, उसमें कोई भी श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग नहीं होगा। सो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल में, और जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है प्राइमरी में, अगर हम डीसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाएगा। सो ट्रांसफार्मर नॉट वर्क इन डीसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कोर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को हम इनपुट एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट एसी सप्लाई जो जनरेट होता है उसे हम लेते हैं। आउटपुट एसी सप्लाई वो स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या है, अगर हम स्टेप अप में ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो स्टेप अप होगा, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो स्टेप डाउन होगा। और जो भी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, कोर पे वाइंडिंग होता, और ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच होता है कोर से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच विथ कोर, जो कि हम पिक्चर में देखने से समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, प्राइमरी वाइंडिंग। हम प्राइमरी वाइंडिंग आप पिक्चर में देख रहे हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट एसी सप्लाई देते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग अटैच होता है सॉफ्ट आयरन कोर से और सेकेंडरी वाइंडिंग भी अटैच होता है सॉफ्ट आयरन कोर से। ये पोर्शन आपका प्राइमरी वाइंडिंग पोर्शन है, ये पोर्शन आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पोर्शन है। दोनों पोर्शन आपके कोर से अटैच रहते हैं। तो नंबर 1 पार्ट प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 पार्ट सॉफ्ट आयरन कोर, नंबर 3 पार्ट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम इनपुट से एसी सप्लाई देते, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम आउटपुट एसी सप्लाई लेते। तो ये है सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे बनता है? ट्रांसफार्मर बनाने के लिए लैमिनेटेड कोर की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट आयरन का लैमिनेटेड कोर हम लेंगे जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जैसे स्टेपलर पिंस होते हैं वैसे ही लैमिनेटेड कोर लगाया जाता है। लैमिनेटेड कोर में एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग आपको दिख रहा है जो कि मैंने लगाया है। प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही एसी सप्लाई हम देते हैं करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो होने से हमारा इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मीनिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इस कोर में से मूव होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा आंखों से। और सेकेंडरी कॉइल में जो हम सेकेंडरी कॉइल बना के रखे उसमें से करंट ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट फ्लो होता है। तो ये एरिया हो गया प्राइमरी सेक्शन, ये हो गया सेकेंडरी सेक्शन। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में सिर्फ कोर से अटैचमेंट है और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से अटैचमेंट है। डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है। तो इनपुट एसी सप्लाई जैसे ही हमने दिया इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ कोर में। कोर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी की तरफ कॉइल से भी फ्लो होता है। इसी कारण इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके आउटपुट में एसी वोल्टेज मिलेगा। इनपुट एसी सप्लाई दिया, देने से करंट का फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको दिख रही हैं जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो गया सेकेंडरी में। सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होने से वोल्टेज और करंट का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा। वोल्टेज एंड करंट का लेवल इसमें इंक्रीज
क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। एसी साइड में हमने 500 वाट्स 250 वोल्ट एंड 2 एम्पेयर का करंट इसमें से फ्लो कराया। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन 500 वाट का लेते हैं, 500 वाट ले लेते हैं, तो इसमें वोल्टेज अगर हमने 500 वोल्ट रखा है और करंट 1 एम्पेयर रखा है, इस कंडीशन में जो भी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं, जो भी हमारा एनर्जी जनरेट होता है वो प्राइमरी में हम देते हैं, प्राइमरी से हमें सेकेंडरी में एनर्जी मिलता है और इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट करने पे आपके पास जो एनर्जी पहुंचेगा, अगर हमने 500 वाट का एनर्जी यहाँ से दिया है तो आपके पास 400 वाट फर्स्ट कंडीशन में पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि हीट लॉस्ट होता है। ये रेजिस्टेंस जो है आपको सेकेंडरी से जो भी एनर्जी मिलेगा वो वायर के थ्रू आप ट्रांसमिट करोगे। मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और P = I स्क्वायर R का फॉर्मूला लगा के अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 100 वाट का एनर्जी लॉस होता है। तो 500 माइनस 100 इज 400 वाट का एनर्जी आपके घर में पहुंचेगा। ठीक, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं 1000 वोल्ट कर देते हैं और करंट आपका 0 पॉइंट, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली करंट कम होगा, 0.5 एम्पेयर हो जाता है। तो इस 0.5 एम्पेयर को करंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमारा 25 वाट लॉस होता है। तो एनर्जी 475 वाट आपके घरों को मिलेगा। तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, क्योंकि इसमें वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट का वैल्यू कम हो जाता है और इसमें जो पावर लॉस होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। तो 1000 वोल्ट बेटर है, हम यूज कर सकते हैं। 1000 वोल्ट हमें यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें पावर का लॉस कम हो रहा है। 475 वाट का अगर 500 वाट हम जनरेट करते हैं तो आपके पास 475 वाट पहुंच रहा है। सिर्फ 25 वाट का लॉसेस हुआ जो कि हमारे वायर्स के हुआ, क्योंकि हम ट्रांसमिट वायर्स के थ्रू कर रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे तो यूज नहीं कर सकते। आपको ये ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन पावर स्टेशन में ये ट्रांसफार्मर रखा रहता है और वहाँ से आपको एनर्जी को आपके घर तक पहुँचाने के लिए आपका एक मीडियम चाहिए जो कि ये वायर है। वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस लगाने से इसलिए वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि आपका ये जो लॉस हो कम हो। सेम टू सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। आपके सामने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पिक्चर सामने आ रहा है। इसमें क्या है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसलिए स्टेप डाउन हो रहा है। ट्रांसफार्मर का कुछ वैल्यूज कैलकुलेशन करने के लिए तो एक नेमिंग किया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग को एनपी से शो करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग को एनएस से शो करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग बीपी से शो करते हैं, आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग बीएस से शो करते हैं, इनपुट करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग आईपी से शो करते हैं और आउटपुट करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स, कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, कितना वोल्टेज हमें लेना है, तो उसका रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आया है जिसमें Vs अपॉन K इक्वल्स टू Vs अपॉन Bp, Ns अपॉन Np एंड Ip अपॉन Is। Vs अपॉन Vp वोल्टेज रेशियो है, Ns अपॉन Np टर्न रेशियो है एंड Ip अपॉन Is इज द करंट रेशियो। फॉर्मूला का यूज करके हम एक कैलकुलेशन करेंगे। A transformer has 100 primary turns and 600 secondary turns if primary voltage is 120 volt and full load current is 12 ampere. Find secondary voltage and current। इसमें क्या है,
गिवन डाटा है VS सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट हमें फाइंड आउट करना है। इसमें डाटा गिवन है, प्राइमरी टर्न नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी हमें दिया गया है 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 600 दिया है, प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्ट है और प्राइमरी करंट 12 एम्पेयर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, हमारा VS 720 वोल्ट हमें पता चल गया, कैलकुलेट करने पे पता चला, और IS 2 एम्पेयर पता चला। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है और हिस्टेरिसिस लॉस है। ये तीनों लॉस कोर में ही होते हैं। एडी करंट लॉस आपका दूर करने के लिए, एडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए हम कोर को लेमिनेटेड टाइप का बनाते हैं। लेमिनेटेड जैसे स्टेपलर्स के पिन होते हैं वैसे टाइप का कोर बनाते हैं जिससे कि एडी करंट लॉस कम हो जाए। अगर हम सॉलिड मटेरियल लेते हैं तो उसमें एडी करंट लॉस कम नहीं होता। जैसे ई और आई शेप का हम लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। तो इसी लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड रखते हैं। अब बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखिए, उसमें देखिए कोर आपका अलग अलग दिखाई देगा, आपको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसे कोर, वो कोर है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कब होता है, जब आपका ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये एडी करंट लॉस की वजह से ही कॉपर लॉस होता है। एडी करंट लॉस, अगर लेमिनेटेड कोर आप यूज़ करेंगे तब भी आपका ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ऐसा नहीं ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा, लेकिन कम गर्म होगा। कॉपर लॉस तब होता है अगर ट्रांसफार्मर जब आपका हीट ज़्यादा होता है, तो कॉपर लॉस, उसमें एनिमल कोटिंग होता है। कॉपर में एक एनिमल कोटिंग होता है जिसको कॉपर वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस कोटिंग को लॉस कर देता है। उस कोटिंग को लॉस होने से आपका कॉपर जो लगा है वो खराब हो जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस भी एक मैग्नेटिक टाइप का लॉस है। ये मैग्नेटिक टाइप का लॉस है। ये तीनों लॉस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉस, बहुत ही ट्रांसफार्मर को अफेक्ट करते एनर्जी जनरेशन। जब ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफार्मर है, ये तीनों लॉस ही अफेक्ट करते हैं। इस तीनों लॉस को दूर करने के लिए लेमिनेटेड कोर ही यूज़ करते हैं, तो कि आपका सभी लॉस कंट्रोल होता है। एडी करंट लॉस अगर आप कंट्रोल कर लिया तो कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। ट्रांसफार्मर यूजेस, ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ट्रांसफार्मर ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट किस लिए करते हैं? एनर्जी जनरेट करके हमें घरों में पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो एनर्जी जनरेट करके हमें ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट कैसे करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, और एनर्जी को ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक पिक्चर से आपको पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए एनर्जी पावर प्लांट है। सोलर पावर एनर्जी जनरेट किसी भी पावर प्लांट से हो सकता है। सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, किसी भी प्लांट से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। सपोज कीजिए 12 kV का एनर्जी जनरेट किया। इस 12 kV एनर्जी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके घरों तक वोल्टेज जाते जाते लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफर वोल्टेज को अगर हम स्टेप अप कर देते हैं तो करंट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा। ऑटोमेटिक 400 kV वोल्टेज में करंट बहुत ही कम होगा, और इसको इजीली हम ट्रांसफर करेंगे। इसमें कॉपर लॉस और भी लॉसेस कम होंगे। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें जब हम हाई वोल्टेज करते हैं और इसको लॉस को कम कर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में स्टेप अप करके 400 kV को ट्रांसमिट करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर इसको 13 kV में चेंज करते। 13 kV में चेंज करने के बाद इसको पोल्स के मदद से आपके एरिया तक पहुंचाते। आपके एरिया में भी एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें से आपके घरों में स्टेप डाउन करके 240 वोल्ट ट्रांसमिट करते। तो आपके घरों में एसी सप्लाई की जरूरत है तो पावर स्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में पावर को जनरेट करके इस स्टेप बाय स्टेप मेथड से आपके घरों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि घरों में 220 वोल्ट का सारे अप्लायंसेस होते हैं, कोई भी हाई वोल्टेज का अप्लायंसेस नहीं है, 220 वोल्ट का अप्लायंसेस होता है। इसीलिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर है और ये
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। थैंक यू।